मुझे लगता है स्वप्निल अब हमें उदयपुर की तरफ रुख करना चाहिए क्योंकि रवि मल्होत्रा हमारे साथ में वहां से जुड़े हुए हैं। रवि मल्होत्रा के पास चलते हैं और उनके पास भी एक बहुत बड़ा पैनल बैठा हुआ है हमारे साथियों का, पत्रकारों का और साथ में दूसरे लोगों का। रवि, आप शुरू करिए बातचीत का सिलसिला और जानिए कि आखिर उदयपुर संभाग की क्या कुछ स्थिति आप समझते हैं, देखने को मिली है हमारे पत्रकारों को, हमारे रिपोर्टर्स को। देखिए, उदयपुर संभाग से जो है अब सब जो है लगभग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ में जो है अब यहाँ पर गेस्ट के रूप में जो हमारे एक सीनियर पत्रकार हैं जैसे प्रकाश जी, वो भी यहाँ पर हैं। हमारे राजसमंद से जिस तरुण जी है वो यहाँ पर हैं। डूंगरपुर से शाकिर जी है वो यहाँ पर है। उसके अलावा कुलदीप गृहस्थी वो हमारे साथ में बांसवाड़ा से हैं। उसके अलावा जो हमारे एक जो और गेस्ट हैं डॉक्टर कुंजन आचार्य, राजनीति विश्लेषज्ञ, वो बिल्कुल जो है बस पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पर। तो मैं शुरुआत सबसे पहले जो है एक बार उदयपुर की सीटों से करता हूं और सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रकाश जी से, क्योंकि प्रकाश जी जो है एक सीनियर पत्रकार हैं और लंबे समय से जो है यहाँ पर जो है चुनाव कवर भी कर रहे हैं। प्रकाश जी, क्या लगता है आपको कि उदयपुर में सबसे पहले अगर अपन बात करें उदयपुर शहर की सीटों की, अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उदयपुर की, तो क्या लगता है आपको, क्या रहने वाले हैं यहाँ के आंकड़े और क्या लगा अभी तक का माहौल? जी, उदयपुर शहर विधानसभा की जब तक बात करें अपन, ये परंपरागत पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और इस बार जो है यहाँ पर कांग्रेस ने एक प्रयोग किया है। जो गौरव वल्लभ है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको यहाँ पर उतारा है। इस वजह से ये थोड़ी सी हॉट शीट बन गई और गौरव वल्लभ ने नो डाउट बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैनेजमेंट जो चुनाव प्रचार का किया, लेकिन एक कांग्रेस में यहाँ पर जो कमी रही है, जैसा मैंने कहा कि परंपरागत जो सीट रही बीजेपी की, उसका कारण ये रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का कैडर बेस है यहाँ पर चाहे पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख, मंडल प्रमुख, यहाँ तक निचले लेवल तक भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे स्तर पे मजबूत है। इसके अलावा आरएसएस की जो विंग है वह भी उदयपुर में काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सारी शाखाएं यहाँ पे लगती है। इसीलिए ये नगर निगम में पिछले 6 बोर्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और गौरव वल्लभ ने कोशिश की है लोगों को जुटाने की। यहाँ पे कांग्रेस बिखरी हुई थी, उसको संभालने की कोशिश की है। चुनाव प्रचार जो किया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो स्थितियाँ पैदा हुई है कि आपको रवि याद हो के बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी थोड़ा सा भीतरघात हुआ है, कुछ विरोध हुआ है, लेकिन ये कुल मिला के जो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट जा सकती है। कुछ हजार का भी अंतर रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सीट, आपको क्या लगता है सीट या निकाल पाएगी बीजेपी यहाँ पर उदयपुर से? हाँ, लगभग क्या ये अपने आप में इशारा नहीं था रवि, जो हमने देखा कि जो गौरव वल्लभ का एक रोड शो निकलता है जिसको कहा जाता है कि मुश्किल से 500 लोग जुटे थे, वो गौरव वल्लभ की मेहनत लेकिन कमजोर स्थिति को बता रहा था। जैन वोटर जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सबसे उदयपुर में रोड शो हुआ, गौरव वल्लभ ने भी रोड शो किया यहाँ पर जो है, जिस तरीके से जो है उनके साथ में जो है भूपेश बघेल थे यहाँ पर में, फिर सीएम ने भी जो है यहाँ पर रोड शो किया, 2 रोड शो किए, एक जेपी नड्डा का किया था। क्या लगता है प्रभाव कर पाएंगे यहाँ पर कि बीजेपी ले जाएगी? नहीं, रोड शो किया था, वो उसका कवरेज भी किया हम लोगों ने और ये देखा था कि जो 3:30 बजे का जो शो था मुख्यमंत्री का वो 7 बजे हुआ, तो इस कारण से कई तो कार्यकर्ता बिखर गए उनके। उसके बावजूद जो रोड शो हुआ उसमें मुख्यमंत्री की हैसियत से जो सीटें रहनी चाहिए थी, वो सीटें मतलब जो लोग रहने चाहिए थे जितनी संख्या में, वो नहीं रह पाए। 400 से 500 लोगों की संख्या थी। इसके बनिस्पत जब हमने नड्डा का जो रोड शो देखा, उसके अंदर बहुत ही नियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कैडर बेस पार्टी है, काफ़ी सारे कार्यकर्ता जो निचले लेवल पे चाहे किसी को भी खड़ा कर दे वो चुनाव जिताते हैं उसको। ठीक है रवि, आगे जोधपुर, माफ कीजिए, उदयपुर ग्रामीण सीट की बात भी कीजिए। उदयपुर ग्रामीण सीट, जी बिल्कुल, उदयपुर ग्रामीण सीट के पर ही मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। उदयपुर ग्रामीण सीट में जिस तरीके से फूल सिंह मीणा जो है 2 बार लगातार जो है सिटिंग एमएलए हैं और विवेक कटारे इस बार कोशिश काफी अच्छी की, उन्होंने भीड़ भी अच्छी जुटाई थी जब सीएम की सभा हुई थी। क्या लगता है इस बार भी लग रहा है कि पिछले 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के फूल सिंह मीणा यहाँ पर विजेता हो रहे हैं और इस बार भी वो विजय हो सकते, इसलिए कि
उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब एक सामान्य विधायक जैसा होता है, लोग जैसा चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा हो जो हम जब चाहें वो हमारे पास मतलब इजी अवेलेबल है, लोगों को बातें अवेलेबल, जब जाते हैं तो लोगों की बात सुनते हैं और खुद ज्ञापन देने चले जाते हैं, धरना देने बैठ जाते हैं कहीं पर भी, जैसे ही कोई है ये सोचते ही नहीं कि वो विधायक है क्या है कहीं पर भी। तो ये उनका जो दयालुता कहते हैं उसको, तो वो बहुत ही ज़्यादा थी, लोग इसके फैन। एक दूसरा ये है कि उदयपुर शहर में 70 वार्ड है नगर पालिका के, उसमें 20 वार्ड जो है वो ग्रामीण, उदयपुर ग्रामीण में आते हैं, और उदयपुर शहर के जो 20 वार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं हमेशा। उसका जो लाभ है वो हर बार बीजेपी को ही मिलता है और यहीं से बीजेपी प्लस करती है। इस बार भी लग रहा है कि बीजेपी यहीं से प्लस करेगी। हॉट सीट को लगती है आपको उदयपुर की 8वीं विधानसभा में सबसे बड़ी हॉट सीट क्या लग रही है? हॉट सीट तो गौरव उदयपुर शहर भी मान सकते, वल्लभनगर इस बार वल्लभनगर तो है ही है, क्योंकि वल्लभनगर पे जो आरएलपी के कैंडिडेट थे पहले, उनको लास्ट टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर उतारा उदयलाल डांगी को, और ऐसा ही जनता सेना ने किया जहां पर रणधीर सिंह भिंडर हमेशा चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अभी भी लग रहा था कि वो चुनाव में उतरेंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे जब 1-2 दिन ही थे नॉमिनेशन के और उन्होंने अपनी पत्नी दीपेंद्र कुंवर को चुनाव में उतार। मतलब रानीसा और भाभीसा के बीच कड़ी टक्कर है, और जनता सेना ने नो डाउट पिछले 5 महीनों से वो लगातार पति पत्नी दोनों हर गांव में जा रहे थे। उन्होंने 90 दिन की एक यात्रा, ग्रामीण लेकिन यात्रा, 2 बातें मैं हर गांव को उन्होंने टच किया। रवि, 2 बातें जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपनी बातचीत में शामिल करें। पहली बात तो ये कि आप एग्जैक्टली अगर बता पाएं उदयपुर जिले की 8 सीटों में से किसके खाते में कितनी जाति दिख रही हैं। दूसरा ये कि गुलाब चंद कटारिया जैसी एक कद्दावर शख्सियत के वहां से हटने के बाद कांग्रेस के लिए एक मौका था, अब तक का डिस्कशन ये बता रहा है कि कांग्रेस अपने मौका भुना नहीं पाई। स्वप्निल, इसमें एक सवाल यहां पर भी वो हो सकता है, क्योंकि गौरव वल्लभ वहां के रहने वाले नहीं है मूल रूप से, वो पिपाड़ के रहने वाले हैं और उनका ससुराल उदयपुर में। ऐसे में ससुराल में जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो क्या कांग्रेस ने जो चयन किया अपने प्रत्याशी का, क्या वो बेहतर था? नंबर्स भी क्लियर करते चलें। देखिए, इन सभी सवालों के लिए मैं जो है उदयपुर में अब कुंजन जी से जो है आपको कनेक्ट करता हूँ, राजनीति विशेषज्ञ डॉक्टर कुंजन आचार्य, क्योंकि जिस तरह के सवाल हैं कि यहाँ पर आप बताएं कि जिस तरह गौरव वल्लभ जो है क्योंकि ससुराल आकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अलावा अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्या लगता है 8 विधानसभा पर कहाँ कितना बीजेपी जा रहा है और कहाँ पर कांग्रेस जा रहा है, एक पॉलिटिकली आप जैसे एनालाइज करते हैं तो क्या लगता है? देखिए रवि, ऐसा कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ को जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है, फ़िलहाल हमने एग्जिट पोल के आंकड़े भी देखे हैं, मेवाड़ में 70-30 का रेशियो दिख रहा है। 70 बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है, कम से कम 5 सीटें बीजेपी को आती हुई दिख रही है, 3 से 4 सीटें कांग्रेस को जाती हुई है। लेकिन पिछली बार का जो मिथक था, पिछली बार भी बीजेपी ने बहुत अच्छा कमाल किया था और बहुत सारी सीटें जीती थी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। तो ऐसा होता है कई बार कि मिथक बनते हैं, टूटते हैं। हो सकता है कि इस बार कुछ नया मिथक बने और कुछ नई और सृजना हो जाए। जैसे टिकट दिए गए हैं बीजेपी के अंदर में, जिस तरीके से आप देखिए, जैसे उदयलाल डांगी को यहाँ पर एक दिन पहले बुला कर दिया गया है, कुलदीप को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, क्या लगता है आपको उससे कुछ नुकसान या सीटें मिल पाएंगी? देखिए, हर चुनाव में 2 चीज़ें होती है। चुनाव की वैतरणी नदी कैसे पार होती है? पहले होती है टिकटों के वितरण से, दूसरी होती है चुनाव स्ट्रेटर्जी से। टिकटों का वितरण अगर सही ढंग से हो गया तो आप मान के चलिए 50% चुनाव आप वैसे ही जीत गए। आपने बागियों को किस तरह मैनेज किया है, आपने भीतर घातियों को कैसे मैनेज किया है। जब बागियों को आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वही बागी त्रिकोणीय मुकाबला करते हैं। जैसे आप मावली में देखेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी को टिकट नहीं दिया था। वल्लभनगर में इसीलिए हो रहा है कि आपने किसी एक को नज़रअंदाज किया और आखिरी मौके पर जो आरएलपी के पिछली बार के कैंडिडेट थे उसको भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया था। तो निश्चित तौर पर ऐसे मान सकते हैं कि आपने अगर उदयपुर जिले की 3 से 4 सीटों पर अगर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है, क्यों अपने मेवाड़ की बात भी करेंगे, अगर 28 सीटों में से करीब 10 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले हैं, तो ये सारी चीज़ें टिकट वितरण से जुड़ी हुई है। क्योंकि चुनावी मैनेजमेंट सिर्फ चुनाव लड़ने से जुड़ा हुआ नहीं है, चुनाव मैनेजमेंट टिकट वितरण से लेकर एग्जिट पोल तक चलता है। तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि बाकी कुछ खेल तो खराब करेंगे। रवि, एक तो मैं चाहता हूं कि आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। रवि, एक तो कुंजन सर को मेरा प्रणाम कहें, हो सकता है वो मुझे भूल चुके हों, लेकिन मैंने उनके अंडर में काम किया है मीडिया लाइन में। स्वप्निल बोल रहा हूं मैं, तो एक तो मेरी तरफ से उनको प्रणाम कहें, और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। ने आपको प्रणाम कहा है, बिल्कुल प्रणाम कहा स्वप्निल जी ने।
स्वप्निल बहुत अच्छा लग रहा है तुम देख के, बहुत वर्षों बाद, हालांकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास आउटपुट मॉनिटर नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुमको बहुत वर्षों से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वर्षों बाद जुड़े हैं और इस तरह से चर्चाओं में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब बस आशीर्वाद बनाकर रखें, आपका उतना ही बहुत है। उदयपुर सीट की जब हम बात करते हैं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप इनसे पूछें कि आखिर कांग्रेस एक बीजेपी में बड़े चेहरे का वैक्यूम क्रिएट होने के बावजूद भी यहां पर कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुलाबचंद कटारिया के अपने एक, जिसे कह सकते हैं कि एक मानस पुत्र के रूप में उन्होंने ताराचंद जैन को देखा है और टिकट मिला है। लेकिन गौरव वल्लभ जो है वो अपने आप को खुद को स्थानीय प्रत्याशी बताते हैं और निश्चित तौर पर उनका ससुराल भी है, घर भी है, लेकिन उदयपुर शहर की जनता सीधी नहीं कनेक्ट हो पाई उससे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आमतौर पर कि ताराचंद जैन बरसों से दिख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन गौरव वल्लभ जो है चुनाव से पहले दिखाई दिए और उन्होंने खुद को स्थानीय प्रत्याशी दिखाते हुए खुद को प्रोजेक्ट भी किया। हालांकि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, बहुत ऊंची छवि है उनकी, कद भी अच्छा है, वो आला कमान किसी से टच में भी रहते हैं, लेकिन जनता को सीधे तौर पर कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ये उदयपुर सीट बहुत कांटे की सीट दिख रही है, गौरव वल्लभ बहुत अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उन्होंने अंतिम दौर में बहुत अच्छा किया भी है, वो घर घर गए हैं, गली गली मोहल्ले भी गए, लेकिन फिर भी चूंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है और 4 बार के विधायक गुलाबचंद कटारिया के उत्तराधिकारी के रूप में सीट है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको रिटेन करती हुई दिखेगी। जातिगत बयानबाजी को लेकर मतदान से 3 दिन पहले गौरव वल्लभ ने कॉन्फ्रेंस करी, रवि वैष्णव, ब्राह्मण और बाबा इस तरह की बात करी थी। उसके बाद रवि, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि अब सीटों पर आ जाते हैं हम, क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास होगी, हमें दूसरे संभाग में भी जाना होगा और खासतौर पर उदयपुर के दूसरे जिलों में भी जाना होगा। तो ऐसे में स्वप्निल, हम यदि एक एक सीट के आकलन को लेकर पूछ रहे कि उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, हाँ, या वल्लभ नगर को या मावली को लेकर क्या कुछ स्थिति आपके वहां पर जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए, उनसे आप जरा पूछ लीजिए। उसके बाद हमें राजसमंद का रुख करना चाहिए और चित्तौड़गढ़ जैसे दूसरे जिलों का भी रुख करना चाहिए। सीधे पूछे कौन जीतेगा गोगुंदा से? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर शहर और ग्रामीण की हम बात कर चुके हैं। लगभग वल्लभ नगर में जिस तरीके से बता रहे हैं कि दीपेंद्र कुंवर यानी कि रानी साहब, और वल्लभ नगर में जैसे प्रीति शक्ता, भाभी साहब, दोनों में एक टक्कर काफी बता रहे हैं। अब दूसरी जो चीजें, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा समय की कमी है, तो बात करते हैं खेरवाड़ा की सीट पर क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? उसके बाद गोगुंदा की हम बात करेंगे। जी, खेरवाड़ा पर कांग्रेस की सीट रही है और पिछले सालों में बीजेपी ने अच्छा काम वहाँ किया और नानालाल जो है वो वहाँ पर चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार वहाँ पर फिर से कांग्रेस के आने की पूरी संभावना लग रही, क्योंकि दयाराम परमार जो है वो मंत्री रहे वहाँ पर। उसके बाद में पिछले 5 सालों में उन्होंने लगातार ग्रामीणों के टच में रहे, वो एसटी की सीट है और दयाराम परमार लगातार उसे लोगों से कनेक्ट में रहे हैं। रवि प्लीज आप टाइम कांस्टेंट समझें। अब आप सीधे पूछें कि वहां पर कौन जीतता महसूस हो रहा है और हम सवालों को शॉर्ट रखें ताकि दूसरे जिले भी कवर हो पाए। सीधे पूछें। प्रताप भील को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और कांग्रेस के मांगीलाल गरासिया चुनाव मैदान में है और वो लगातार 2 बार से चुनाव हार रहे हैं। हमने जो व्यक्तिगत जो आंकलन किया है वहाँ पे, उसकी वजह यह लगी कि गोगुंदा में आपको लगता है इस बार कांग्रेस सीट निकाल रही है, इस बार डॉक्टर मांगीलाल? नहीं, मेरे को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीत सकती है। इसकी वजह यह रही कि मैं जो व्यक्तिगत आंकलन में ये बता रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनाव से पूरे एक प्रयोग किया, क्योंकि वहाँ पर जो 1 लाख मतदाता जो है वो भील समुदाय के हैं, भील जात आदिवासी हैं, और गरासिया जो है वहाँ पे 30-35 हजार ही है। ठीक है रवि, मावली सीट को लेकर भी तस्वीर स्पष्ट कर दीजिए। और उससे वो विजय हो गए। और मावली सीट को हम बात कर रहे थे, कुलदीप जहां पर जो बागी हुए उसको लेकर हम बात करते हैं। मावली निश्चित तौर पे त्रिकोणी मुकाबला है और अभी बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर वहां पे लग रही। इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट टाइम में जाते जाते, जब एक ही दिन बचा था, उस वक्त में केजी पालीवाल को वहां पर उनका नाम घोषित किया, तो वहां पर जो कुलदीप सिंह थे वो बागी हो गए। आखिरी सीट जो है जाडोल की हम बात करें, जाडोल में क्या लगता है? जाडोल में भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पे जीत होना तय है वहां पर, क्योंकि ठीक है, पहले ये ठीक है। रवि एक बार सलूम्बर का भी बता दीजिए, सलूम्बर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है, बीजेपी या कांग्रेस या कोई तीसरा? बिल्कुल, एक आखिरी सीट जो है सलूम्बर, जिसमें रघु मीणा जो है इस बार, जो क्योंकि जिला बन चुका है सलूम्बर में, यही इसीलिए उनको कांग्रेस को ये लाभ मिलने वाला है इसका कि एक तो उन्होंने रघुवीर मीणा को वहां पे उतारा, दूसरा जिला बनाने की मांग कई सालों से, पिछले लगभग ये 20 सालों से मांग की जा रही थी। तो अशोक गहलोत ने जब इनकी ये मांग पूरी की तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के फेवर में ये 8 में से क्या क्या दे रहे हैं परसेंटेज? जो लगता है आपको कि बीजेपी और 5 का रहेगा?
हाँ बिल्कुल 3-5 का। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है रवि। देखिए, बताइए रवि कि रवि 3-5 सीधा आप रवि आप कुलदीप के पास चलिए, कुलदीप से पूछिए बांसवाड़ा की जो सीटें हैं कितनी सीटें और उस पर क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था आदिवासी पार्टी के एक नेता जो प्रत्याशी थे उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया था, तो ऐसे में वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? हाँ, आप बताए कुलदीप, किस तरीके से बांसवाड़ा में जो है जिस तरीके से ट्राइबल एरिया है वहाँ पर क्या कितनी विधानसभाएं, कौन क्या लगता है आपको क्या? देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, वागड़ क्षेत्र है, इसमें बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अब की बार कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो एक तरह से एक नई पार्टी उभर के आई है और इन दोनों पार्टियों को नाक में दम कर रखा है इन्होंने, और 5 सीटों में स्थिति ऐसी है कि कुछ कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो लगातार जो युवा वर्ग है 18 से 35 वर्ष के, वो युवा लड़के हों या लड़कियां, वो सारे भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ झुके हैं, इसलिए अब की बार कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। किन सीटों पर कौन है और क्या लगता है कि कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की, कितनी बीजेपी आ रही है? हाँ 3-2 का रेशो लग रहा है इस बार, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी घाटोल विधानसभा क्षेत्र में क्या करती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि घाटोल क्षेत्र में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी का अशोक नीनामा को टिकट दिया है और घाटोल सीट में तीनों नीनामा है। ठीक है रवि, शंकर नीनामा, कांग्रेस, रवि बीजेपी। रवि कुलदीप से पूछिए गढ़ी सीट, बांसवाड़ा मेन सीट और बागीदोरा और कुशलगढ़, यहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है? गढ़ी का जरा पूछिए। रही है जहां तक बताऊं मैं, बागीदोरा की है, कैबिनेट मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालविया, गढ़ी के अंदर बीजेपी के कैलाश मीणा को शायद संभावना बीजेपी की ओर जा रहा है, रुझान उनकी ओर है। ठीक है, बागीदोरा महेंद्र जीत सिंह मालविया है या अन्य वो BTP यहाँ लीड देते नजर आ रहे हैं, लेकिन महेंद्र मालविया ने पाजरा जैसे हेलीकॉप्टर कहते हैं वो लेकर घूमे हैं, लेकिन इस बार उनको भी टक्कर देनी पड़ी। बागीदोरा ही से बता रहा हूँ, महेंद्र जीत सिंह मालविया कांग्रेस से हैं, उनको इस बार संभावना वापस एक बार फिर से जीत सकते हैं। 5 में से क्या मानते हैं, आपकी क्या लग रहा है इस बार? 3-2 का रेशो है। 3-2 का रेशो, तीन कौन? बीजेपी है, बीटीपी है, तो ये समीकरण 3 कौन? ये सारी समीकरण वागड़ क्षेत्र की तो सारी समीकरण ये बीटीपी। रवि ये भी पूछिए 3 कौन और 2 कौन? सीट कौन लेके जा रहा है? इस बार वैसे देखा जाए तो 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय की संभावना बताई जाए। 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और निर्दलीय की संभावना, लेकिन यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस बराबर रहने वाली और एक निर्दलीय यहाँ पर आने वाला है। जो निर्दलीय वो कहाँ से बता रहे हैं? वो घाटोल से ऐसा संभावना बताई जा रही है, घाटोल सीट ऐसी है जो समीकरण बिगाड़ रही है। ठीक है, अब इसके बाद मैं डूंगरपुर की ओर रुख करता हूँ। डूंगरपुर से जो है हमारे साथ में जिस तरीके से साकिर है, तो डूंगरपुर से बात करें। साकिर, आप बताएं कितनी विधानसभाएं, क्या लगता है कितनी सीट? 4 विधानसभा है और फर्स्ट 84 विधानसभा से बाप पार्टी है जो बीएपी बोलते हैं, राजकुमार रौत, वो अच्छी लीड कर रहे हैं। और डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से है जो गणेश गौरा है जो कांग्रेस से है, वो अच्छी लीड कर रहे हैं। और आसपुर से है वो बीएपी से है उमेश डामोर, वो अच्छी लीड कर रहे हैं। और सागवाड़ा से है शंकर डेचा बीजेपी से, उमेश डामोर बीएपी से। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी ज्यादा यहाँ पर भारी पड़ेगी? बिल्कुल ट्राइबल एरिया है इसके हिसाब से। तो बीजेपी क्या करें? कांग्रेस और बीजेपी, यानी कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बाप पार्टी आई है और ये बहुत ज़्यादा माहौल बिगाड़ने वाले हैं राजस्थान डूंगरपुर में। 4 सीटें हैं आपके बिल्कुल। कितनी लगता है कि बीजेपी कितनी ले जाएगी या बीजेपी बाप पार्टी कितनी ले जाने वाली है? बीएपी 2 ले जाएगी और कांग्रेस 1 और बीजेपी 1। अच्छा, मतलब बीजेपी और कांग्रेस एक होने के बाद में बाप पार्टी जो 2 लेके जाएगी। वजह क्या है? स्थानीय मुद्दे ज्यादा, यहाँ की स्थानीय भाषा क्या वजह जिसके लिए लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? ज़्यादा तो एक तो ट्राइबल एरिया है और कुछ विकास को लेकर है, और जो युवा हैं वो भारतीय ट्राइबल पार्टी पे। देखिए 4 सीटें यहाँ पर जिस तरीके से तो बता रहे हैं कि 2 बीएपी पार्टी के पास में आने वाली, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी आने वाली। अब मैं राजसमंद का रुख करता हूँ। बिल्कुल राजसमंद, यहाँ पर जो है विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा की सीट पर जो है उदयपुर से है, रपुर राज परिवार से है, वहाँ पर क्या लगता है किस तरीके से मुकाबला है? देखिए राजसमंद की जो 4 विधानसभाएं हैं उनमें सबसे जो हॉट सीट हो रही है वो नाथद्वारा है। उसका कारण है कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी लगातार जीतते रहे हैं और इस बार जो है भाजपा ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करने में काफ़ी समय लगाया था और लोगों में एक उहापोह की स्थिति थी कि कब कौन आता है और क्या स्थिति बनती है। लेकिन जब उदयपुर महाराणा परिवार से महाराणा प्रताप के वंशज को उतारा गया, चूँकि नाथद्वारा की बात करें तो नाथद्वारा में लगभग 63,000 वोट जो है
थोड़ा जल्दी बताओ। राजपूत कम्युनिटी के होने से कहीं ना कहीं राजपूत सभी एक हुए हैं और सीपी जोशी के लिए ये खतरा इसलिए भी बन सकता है क्योंकि कांग्रेस के जो पुराने नेता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनावी माहौल में नजर नहीं कि बीजेपी यहाँ पर सीट निकाली नाथद्वारा वाली। देखिए साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता लेकिन निश्चित रूप से टक्कर है और बड़ा रोमांचक मुकाबला है। अगली सीट राजसमंद है जहां दीप्ति माहेश्वरी पूर्व विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की पुत्री है। उपचुनाव में वे करीब 5000 वोटों से जीती थी और इस बार जो है कांग्रेस का कैंडिडेट चयन करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस से चूक हुई है। पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी को उतारा है लेकिन वहीं भाजपा के बागी जो है दिनेश बड़ाला 32 सालों से पार्टी के साथ लगातार सक्रिय रहे और इस बार उन्होंने बागी होकर निर्दलीय फार्म भरा है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन यूं कहा जाए कि राजसमंद सीट के ऊपर मुकाबला जो है वो काफ़ी हॉट सीट होने के साथ साथ भाजपा के बीच में है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। तीसरा नंबर जो सीट है वो कुंभलगढ़ सीट है। कुंभलगढ़ में पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह राठौड़ हैं और उनका मुकाबला पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार के पुत्र योगेंद्र परमार से। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा से पिछले 3 सालों से टिकट की दावेदारी कर रहे नीरज सिंह राणावत हैं जो समाज सेवी भी हैं और जनता के बीच भी रहे पिछले 4 साल से। वो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकते हैं लेकिन ये फिर भी कुंभलगढ़ की जो सीट है वो भाजपा के पक्ष में जाती है। चौथी जो सीट है वो भीम है। भीम काफ़ी हॉट सीट है क्योंकि एक तरफ पूर्व मंत्री गृह मंत्री रहे उनके पुत्र सुदर्शन सिंह रावत पूर्व विधायक हैं और मंगरा विकास बोर्ड के चेयरमैन वहाँ भाजपा से हरि सिंह रावत हैं और हरि सिंह रावत का टिकट के डिक्लेरेशन में देर होने से वो कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं हो पाए। तो ये भीम की जो सीट मानी जा रही है वो कांग्रेस के पक्ष में मानी जा रही है। कितनी हो गई कांग्रेस की, कितनी बीजेपी की हो गई? यानी साफ तौर पे दो बीजेपी और 2 कांग्रेस की है लेकिन खतरा जो है वो नाथद्वारा की सीट पे है। उसमें कभी भी कुछ भी ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। तो हाल फिलहाल जो है 2-2 मान के चलना साफ तौर पे साफ है। दीपक मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हम चित्तौड़ की जो सीटें हैं उसके बाद भी जो है हमारे जो है सहयोगी हैं तरुण उनसे हम कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल वहाँ की सीटों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। चित्तौड़ इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी के बागी चंद्रभान सिंह आक्या नरपत सिंह राजवी के सामने चुनावी मैदान में उतर चुका और खास तौर पर दूसरी सीट नींबा एडा वो भी काफी चर्चित सीट है। पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्री दोनों चुनावी मैदान में वो कहीं ना कहीं चंद्रभान सिंह आक्या के पक्ष में है और जनता से जो फीडबैक निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं चंद्रभान सिंह आगे हैं और वो कहीं बीजेपी को नुकसान। हॉट सीट बनती जा रही है। मतलब चंद्रभान सिंह आक्या ने जिस तरीके से निर्दलीय होकर जो है वहां पर माहौल बनाया है मतलब लगता है कि चित्तौड़ जैसे पूरा उनके पीछे ही लग गया है। युवा भी है सब कुछ उनके जो रैलियां निकली उनकी पिछले चुनावी दौर के अंदर जिस तरह से जो जनता का प्रदर्शन रहा है आगे के पक्ष में रहा है माहौल भी बना है और जो ग्रामीण जो जनता है कहीं ना कहीं उनसे लगातार जुड़ी हुई है और उनके पक्ष में अच्छा मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है उससे ये भी लगता है कि हो सकता है कि वो ये सीट चित्तौड़ की सीट निर्दलीय के खाते में चली जाए। वहीं दूसरी जो बेगू की बात करें तो बेगू की सीट सुरेश धाकड़ जो है बीजेपी से अच्छा काम किया है जनता के बीच बने रहे हैं तो उनके पक्ष में जा सकती है। निम्बाड़ा श्रीचंद कृपलानी उदयलाल आंजना भी कुछ ही समय पहले एक कोई मामला हुआ था क्या लगता है कहीं उसके बैकफुट पर है? बिल्कुल क्योंकि श्रीचंद कृपलानी ने पिछला जो भाजपा का कार्यकाल था अच्छा विकास का कार्य कराया है जनता के बीच बने रहे और जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी जनता के बीच रहे और आम विकास के कामों को लेकर के प्रदर्शन में भी रहे हैं कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क में रहे तो श्रीचंद कृपलानी के पक्ष में जा सकती है। लेकिन ये भी काफ़ी हॉट सीट है और ऊँट किस करवट बैठ जाए या क्या फैसला जनता सुनाए ये 3 तारीख तक साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल है श्रीचंद कृपलानी के पक्ष में है। वहीं बड़ी सादरी की बात करें बद्रीलाल जाट जो है कांग्रेस से जनता के बीच सर्वमान्य नेता हैं काफ़ी पॉपुलर भी रहे हैं और काम करने में भी आगे रहे हैं तो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है वो सीटें। तो चित्तौड़ और जो चौथी जो सीट बनती है 5वीं जो सीट बनती है वो बेगू की है। सुरेश धाकड़ जो है भाजपा से वो आगे नहीं कपासन है क्योंकि उनकी तरफ एक बेगू में जो है धाकड़ समाज जातिगत जो समीकरण है वो धाकड़ समाज के हैं और वो लगातार इनके बीच में रहने से कहीं ना कहीं सुरेश धाकड़ आगे नजर आते हैं। इस लिहाज से चित्तौड़गढ़ की जो 5 सीटें हैं वो 2 भाजपा। देखिए कपासन में शंकर बेरवा जो है कांग्रेस से और उनका जो मुकाबला है अर्जुन लाल जिनकर से है। काफ़ी दिग्गज नेता रहे हैं लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं असंतोष होने से ये जो सीट है ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है शंकर बेरवा। तो इस लिहाज से चित्तौड़ की जो है 2 भाजपा 2 कांग्रेस और एक जो चित्तौड़ की मेन सीट है चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय के पक्ष में जाती है। 2 बीजेपी 2 कांग्रेस फिर एक निर्दलीय। उसके अलावा अगर हमने जब थोड़ी देर पहले बात कही थी जिस तरीके से तो यहाँ पर 2 बीजेपी
और उसके अलावा 2 कांग्रेस की बात थी, फिर 1 वापस से जो है वो निर्दलीय की बात थी, उसके अलावा 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 2 बाप पार्टी की बात थी। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3-5 का जो है उदयपुर की जो सीटें थी 8, उसके ऊपर मुकाबला है कि यहाँ पर जो है फिलहाल जो है 5 जगह जो है बीजेपी आ रही है और 3 जगह जो है कांग्रेस आ रही है। लेकिन लास्ट जो एक बल्लभ नगर की सीट है उसमें कुछ भी हो सकता है कि शायद हो सकता है कि जनता सेना में दीपेंद्र कुमार जो रानीसा है वो यहाँ पर सीट जो है निकाल लें यहाँ पर, क्योंकि 90 दिन की जो यात्रा करी थी वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच में जो है एक सहानुभूति भी शायद जो एक लहर है वो भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए कि यहाँ पर मेरे साथ में प्रकाश जी ने भी अपनी बात करी है, ठीक जो है। पत्रकार है, उसके अलावा जिस तरीके से मेरे साथ में डॉक्टर कुंजन आचार्य राजनीति विश्लेषज्ञ उन्होंने अपनी बात करी है, उसके अलावा राजसमंद पर हमने बात करी है, उसके अलावा हमने डूंगरपुर की बात करी है, बांसवाड़ा की बात करी है, चित्तौड़ की हमने बात करी है। तो ये जो जितनी भी सीटें हैं तो उस पर लगभग जो है कहीं ना कहीं मुकाबले जो है वाकई में कड़े हैं। चंद्रभान सिंह आख्या की बात करें तो वो जो है कड़ा मुकाबला निर्दलीय होकर जो है यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो सीटें तो वहां पर भी जिस तरीके से जो है शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी जो एक